गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एसएन सिंह आप सभी को एनएसएस क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज भाषा की चौथी क्लास है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भाषा के विविध रूप। हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। एक तो बोलियां है, परिनिष्ठित भाषाएं हैं और तीसरा राष्ट्रभाषा। इन तीनों रूपों का विस्तारित रूप से विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट में बोलियां क्या है। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोली कहते हैं। जैसे घर में जो हम लोग नॉर्मली डिस्कस करते हैं, जैसे जो हम लोग फ्रैंकली दोस्त से, टीचर से, अदर पीपुल से, अदर लोगों से जिस तरीके से हम बात करते हैं वैसे अपने घर में नहीं करते हैं। तो अपने घर की जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उसे बोलियां कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश आदि। ये जो बोलियां हैं लोग खुद से क्रिएट करता है। जैसे अभी मुजफ्फरपुर के हैं कुछ भाषाएं जो बोली जाती है, जैसे आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, खा लिए। वही चंपारण में जो भाषाएं हैं, बोलियां जो है, जैसे वहाँ पे बोला जाता है कि कहाँ जातानी, कहाँ गेल रहनी, हाँ रउआ सब हाल चाल का ठीक बा। इस तरीके से बातें करते हैं। और कुछ वैसी जगह अपने बिहार की हैं कि अखनी के कहाँ गेल रहनी है। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहाँ गए थे। अखनी के खाएम मतलब आप खाएंगे। इन सारी जो नॉर्मली जो बोलियां जो है, क्षेत्र की भाषाएं जो है, उसे हम बोलियां कहते हैं। 2 में परिनिष्ठित भाषाएं क्या होती है। अब इसके बारे में यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है। जिसका प्रयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा, राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश में भावात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का नाम दिया है, गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। जैसे रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन और जापान की जापानी। ठीक है, नेपाल की नेपाली भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश एक बार और करेंगे, परिनिष्ठित भाषा क्या है। जैसे साधारणतः अगर बात करें कि हम देखते हैं कि हम बोल देते हैं किसी को, हम कोई पूछता है कहाँ जा रहे हैं तो मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। लेकिन इसी को भाषा के रूप में एक व्याकरण किसे कहते हैं, जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध समझना सिखलाता है, उसी को भाषा कहते हैं, उसी को व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण से नियंत्रित होती है। जो नॉर्मल बोलियां जो घर में बोलते हैं उसी को व्याकरण के तौर पे, जैसे मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ, मैं अभी मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ और कुछ घंटों बाद मैं मुजफ्फरपुर से वहाँ से लौटूंगा। मतलब व्याकरण के हर एक शब्द को, हर एक उसके प्रकार को उसमें इन्वॉल्व किया गया है। व्याकरण मतलब क्या, शुद्ध शुद्ध बोला जाता है किसी भाषाओं को, उसे हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। तीसरी चर्चा हम लोग करेंगे, राष्ट्रभाषा क्या है। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों
में बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका का अंग्रेजी है, चीन का चीनी है, जापान का जापानी है, रूस का रूसी है आदि। राष्ट्रभाषा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह लगभग 70 से 75% लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अब सवाल यह उठता है, आप लोग के मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि राष्ट्रभाषा का चुनाव कैसे होता है, हिंदी को ही राष्ट्रभाषा भारत में क्यों रखा गया। तो इसका एक ही जवाब है, यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रभाषा जो हमारे देश में अधिकांश जो भाषाएं बोली जाती हैं उसे हम राष्ट्रभाषा की प्रधानता कहते हैं, या उस राष्ट्रभाषा उसी आधार पे दिया जाता है। जैसे हमारे देश में 70 से 75% जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, इसलिए हमारे भारत देश की भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब चर्चा भाषा और लिपि की आती है। तो भाषा की चर्चा हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। अब सवाल उठती है लिपि क्या है। लिपि शब्द का अर्थ है लिपना या पोतना। विचारों का लिपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाती है। यहाँ पे देखिए बहुत साधारणता भाषा में, आपकी घरेलू भाषा में समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि लिपि का अर्थ लिपना या पोतना, विचारों का लिपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भाषा की उच्चरित मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों वर्णों की व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी होते हैं, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होते हैं, पंजाब भाषा की लिपि गुरुमुखी होते हैं, उर्दू भाषा की लिपि फारसी होते हैं। अब हम आप लोग को यह याद दिलाना चाहते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। सभी लोग 10th की परीक्षा दिए होंगे, 12वीं के दिए होंगे, पार्ट 1 बीए में जो एग्ज़ाम होती है उसमें आप दिए होंगे। उसमें लिपि स्क्रिप्ट आता है लिखने के लिए कि आप किस भाषा में लिखना चाहते हैं। अगर आप देवनागरी लिखते हैं तो आप हिंदी या संस्कृत में आंसर लिख सकते हैं, रोमन लिखते हैं तो आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अगर आपने क्या किया, लिपि जहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन वहाँ पे देवनागरी लिख दिया और आप टोटल आंसर शीट इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी नंबर कट सकती है या रिजल्ट पेंडिंग हो सकती है। तो ध्यान रहे एक चीज़ कि कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो अगर हिंदी लिखना है तो आप देवनागरी लिखें, इंग्लिश में आंसर शीट को लिखना है तो रोमन लिखें। अब आगे हम लोग देखते हैं मौखिक या उच्चारित भाषा को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए वर्णों की पूरी व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। जो एक व्यवस्था होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, शादी विवाह होती है तो वहाँ पे एक व्यवस्था करते हैं, पंडाल होती है, टेबल होते हैं, जयमाला स्टेज होता है, कुर्सियाँ होते हैं, इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद में एक व्यवस्थित हो जाते हैं और व्यवस्था के रूप में दिखते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, विवाह मंडल कहते हैं, विवाह मंडप बोल सकते हैं। उस तरीके से उसी प्रकार सभी वर्णों का एक समूह जो है, एक मेल जो है, वही व्यवस्था को लिपि कहा गया है। वस्तुतः लिपि उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने का एक ढंग है। लिपि उच्चारित ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने का एक ढंग है। जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं राम, तो इस जो राम का उच्चारण जो कर रहे हैं, राम की जो उच्चारण किए, इसको लिखकर अगर आप डिफाइन कर दे, लिखकर बताते हैं किसी माध्यम से, तो वो क्या हुआ, लिपि हुआ। सभ्यता के विकास के साथ साथ अपने भावों और विचारों को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए, दूर सुदूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए तथा संदेशों और समाचारों के आदान प्रदान के लिए जब मौखिक भाषा से
काम न चल पाया होगा तब मौखिक ध्वनि संकेती को लिखित रूप देने की आवश्यकता अनुभव हुई होगी। यही आवश्यकता लिपि के विकास का कारण बन गई। इन भाषाओं के और लिपियों को देखेंगे। अगर आप हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो भाषा अगर उसके माध्यम से अगर भाषा का जो आप आंसर शीट लिखना चाहते हैं परीक्षा में, तो आप देवनागरी लिख सकते हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश और मिजो, इन सारे भाषाओं के लिपि रोमन होते हैं। पंजाब के पंजाबी होते हैं, गुरुमुखी होते हैं पंजाबी के। उर्दू, अरबी, फारसी के फारसी होते हैं। रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रोमनियन का लिपि रूसी होते हैं। बंगला का बंगला होते हैं। उड़िया का उड़िया होते हैं। असमिया का असमिया होते हैं। अब हिंदी में लिपि चिन्हों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। ध्यान से, देवनागरियों के वर्णों में 11 स्वर और 41 व्यंजन हैं। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। क्या कह रहा है? व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। अब इसमें संक्षिप्त में बताया गया है कि ये मात्राएं कैसे यूज किया गया है। जो 11 अ, आ, ई, उ, री, ए, औ जो है ये स्वर है, स्वर है। और व्यंजन यहाँ पे है, व्यंजन 41 से जो नीचे दिया गया होगा, इसी को क में टोटल मात्राएं को मिलाकर इसको व्यंजन बना दिया गया। देवनागरी लिपि क्या है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है तथा ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। विद्वानों का मानना है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास सीधे सीधे नहीं हुआ है, बल्कि यह उत्तर शैली की कुटिल, शारदा और प्राचीन देवनागरी के रूपों में होता हुआ वर्तमान देवनागरी लिपि तक पहुंचता है। प्राचीन नागरी के 2 रूप विकसित हुए, पश्चिमी तथा पूर्वी। इन दोनों रूपों में विभिन्न लिपियों का विकास इस प्रकार हुआ। देवनागरी लिपि का उत्पत्ति कैसे हुआ इसके बारे में दिया गया है, और आप सभी को जो क्लासें हो रही है भाषा के, इसके शॉर्ट स्क्रीन जो होगा आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं, प्राचीन देवनागरी लिपि क्या है। पश्चिमी प्राचीन देवनागरी, यह गुजराती, महाजनी, राजस्थानी, महाराष्ट्री नागरी। पूर्वी प्राचीन देवनागरी क्या था? कैथी, मैथिली, देवाड़ी, उड़िया, बंगला, असमिया। संक्षेप में ब्राह्मी लिपि से वर्तमान देवनागरी लिपि तक के विकास क्रम को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है। ब्राह्मणी का क्या हो रहा है? उत्तरी शैली, जैसे गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन लिपि, नागरी लिपि। यह जो लिपि जो बताया गया है वो नॉर्मली इसका यूज किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगभग इसको नहीं पूछी जाती है, और ज़्यादातर यह इस ग्रामर में जो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को जो प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियो, इसमें जो कंटेंट आपको मिल पा रहा है या देखने को मिल रहा है, शायद किसी ग्रामर के बुक में अभी तक आप लोग पढ़े होंगे उसमें मिला होगा। तो हम लोग संक्षेप में ही देखेंगे जो हमारे यूज की चीज़ें हैं, जो हमारे काम आ सके और कुछ विशेष जानकारी मिल सके। अब आती है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा
खनून सिंह का जन्म पंजाबी भाषा परिवार में हुआ, इसलिए वह पंजाबी बोलता है। साक्षी शर्मा का जन्म हिंदी भाषी परिवार में हुआ, इसलिए वह हिंदी बोलता है। पंजाबी व हिंदी क्रमशः उनकी मातृभाषा हुआ। मातृभाषा मतलब जन्मभूमि भाषा, जहाँ पे हम जन्म लेते हैं वो भाषाएं मातृभाषा कहलाते हैं। जिस माहौल, जिस इन्वायरमेंट में, जिस घर में हम जन्म ले रहे हैं और जहाँ पे ले रहे हैं वही मातृभाषा कहलाती है। इस प्रकार वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता व सीखता है उसे मातृभाषा कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह क्लियरली कह सकते हैं कि जिस घर में हमारी परवरिश होती है और उनसे जो सीखते हैं वही हमारे मातृभाषा कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा वह सबसे पहले सीखता है, यही मातृभाषा कहलाता है। जैसे जिस घर में हम जन्म लेते हैं उस घर के जो पूर्वजों और लोगों द्वारा जो भाषाएं बोले जाते हैं सबसे पहले वही चीज़ हम सीखते हैं और वही मातृभाषा कहलाती है। अब आएंगे पारदेशिक भाषा क्या है। पारदेशिक भाषा, जब कोई भाषा एक प्रदेश में बोली जाती है उसे पारदेशिक भाषा कहते हैं। यह साधारणतः है। इसकी परिभाषा अगर पूछा जाए कि पारदेशिक भाषा क्या है तो आप साधारणतः जवाब दे सकते हैं कि पारदेशिक भाषा जो प्रदेश में बोले जाने वाली भाषाएं हैं वो पारदेशिक भाषाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं। एक बार और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व के 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। जैसे अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या है, वह विश्व के लगभग देशों में बोले जाने वाली भाषाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल कहने का मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक देशों में बोले जाने वाली भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं कहलाते हैं। अब राजभाषा क्या है। राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यकालों व राजकाजों में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहलाती है। जैसे देश की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों हैं। अमेरिका की राजभाषा अंग्रेजी है। जैसे यहाँ पे राजभाषा की चर्चा हुई है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाषा जो देश के कार्यकालों व राजकाज में प्रयोग की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश में जो कार्य है उसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कार्य होते हैं। कार्यकाल जो हो या कोई ऑफिस का काम हो वहाँ पे हिंदी में भी क्रिया होती है और अंग्रेजी में भी होती है। इसलिए यहाँ की राजभाषा जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। परंतु अमेरिका की चर्चा करें तो वहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। वहाँ पे जो भी कार्यालय है, कार्यकाज जो होती है वो सिर्फ अंग्रेजी में होती है, इसलिए अमेरिका का राजभाषा अंग्रेजी है। इस वीडियो में आप लोग को राजभाषा तक ही सीमित रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और मैंने आपको पहले बताया था और आज फिर बता देना चाह रहा हूँ कि जो कंटेंट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल पा रहा है शायद आप कभी इस कंटेंट को किसी बुक में देखे होंगे। तो ध्यान से सारे वीडियो को एक तरफ से देखें और समझें। और इसका जो PDF जो है हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।